तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ मुझे कल सुनाना चाहिए था, बीते हुए कल। कल मेरे परम मित्र और बड़े भाई जैसे दोस्त राजेश खन्ना, हिंदुस्तान के सबसे पहले सुपरस्टार, उनका जन्मदिन था। लेकिन कल हमारे यहाँ चंडीगढ़ में एक नेशनल अपनी स्टेट लेवल की हॉलीडे थी। गुरु गोविंद सिंह जी का पूर्व मनाया जा रहा था, स्टेट लेवल की हॉलीडे थी। और किसी कारणोंवश हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो मजबूरी में मुझे एक पहले की रिकॉर्ड की हुई एक एपिसोड जो था वो कल दिखाना पड़ा आपको। और अगर सब माहौल ठीक होता तो आज वाला एपिसोड आपने कल देख लिया होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आज उस सुपर स्टार, सबसे पहला जो दिलों पे राज करने वाला, करोड़ों लोगों पे, राजेश खन्ना की याद आज भी उतनी ही ताज़ा है जितनी उसके ज़िंदा होने के टाइम पे होती थी। लेकिन थोड़ी सी दुख की बात यह है कि वो घर जो उसने बहुत सपनों से बनाया था, बहुत दिल से बनाया था और उसका नाम आशीर्वाद रखा था, वो घर आज नहीं रहा। जिस शख्स ने वो घर खरीदा था कुछ साल पहले, उन्होंने उस घर को गिरा के एक 11 फ्लोर की नई इमारत बना ली है। और लेकिन वो उनकी अपनी ही है, लोगों को रहने को नहीं दिया, उसमें फ्लैट नहीं बनाए, अपना ही इतना बड़ा 11 फ्लोर का घर बना लिया। और वो शख्स भी और कोई नहीं है, वो भी हमारे मित्र ही हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं एक तरीके से। शशि किरण शेट्टी उनका नाम है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ऑयल और शिपिंग के जो लॉजिस्टिक के टाइकून हैं। तकरीबन सबसे बड़ी मुझे लगता है लॉजिस्टिक कंपनी अगर हिंदुस्तान में कोई है तो ये शशि किरण शेट्टी की है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा मुलाजिम उनकी कंपनी में काम करते हैं। ये बंगला आशीर्वाद, जब इनकम टैक्स के केस, पूरे लीगल इश्यूज ख़त्म होने के बाद उन्होंने खरीदा था, तो कहा जाता था कि 120-125 करोड़ में वो बंगला बिका है। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जो रिकॉर्ड में कीमत शो की गई है वो 90 करोड़ की गई थी। तो 90 करोड़ का बंगला काफ़ी साल उन्होंने रखा। अब रिसेंटली मुझे आज ही पता चला, उनके एक रिश्तेदार हैं मिस्टर कृष्णा हेगड़े, हमारे मुंबई के एमएलए रह चुके हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर इन लॉ भी एमएलए थे, बहुत बड़े लीडर थे, रमेश प्रभु, वो भी हमारे एक ज़माने में मित्र हुआ करते थे। कृष्णा हेगड़े भी इज़ अ फैमिली फ्रेंड, घर में आना जाना, बहुत पुराने दोस्त हैं, कई बार एमएलए रह चुके। और आज एक नाथ शिंदे का जो ग्रुप है शिवसेना का, उसके बहुत बड़े लीडर हैं। खैर, उनकी आज मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आशीर्वाद अभी वो नहीं रहा है जो एक ज़माने में हुआ करता था। जो शशि किरण है वो कृष्णा हेगड़े के ब्रदर लॉ हैं, उनकी आपस में बहुत नज़दीकी रिश्तेदारी है। खैर, ये दुनियादारी है, चलती रहती है। लेकिन जो यादें, जो दिन राजेश खन्ना ने पाली हिल के कार्टर रोड वाले उस बांद्रा के एरिया में जो घर था उसका आशीर्वाद, जिसपे एक तरफ ऑटर्स क्लब है और उसके बीच में मुंबई के जो वेस्ट जोन है वहाँ के जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं उनका ऑफिस है बहुत बड़ा, साथ में पुलिस क्वार्टर्स है, उसके साथ रेलवे कॉलोनी है बहुत बड़ी, बड़े बड़े अफसर रेलवे के वहाँ रहते हैं। दूसरी तरफ उसके खार डांडा एरिया पड़ जाता है, क्रिश्चियन लोगों का विलेज है। बीच में 2-3 कॉलेजेस हैं बहुत बड़े, और उसी इलाके में मेन रोड से थोड़ा सा हट के अंदर आशीर्वाद बंगलो हुआ करता था। बड़े सालों के बाद जब वो उस घर में राजेश खन्ना को आखिरी दिनों में जाने का मौका मिला, मुझे भी 3-4 बार मैं उन आखिरी दिनों में उस घर पे गया।
बहुत कम लोगों को मिलने की इजाज़त थी, लेकिन क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती थी, हमें राजेश खन्ना ने कभी उस घर में आने से मना नहीं किया। लेकिन उसके पहले जब उनके हे डेज थे, जिनको चढ़ाई के दिन कहते हैं, तभी बड़ी मुश्किल होती थी घर में जाने की। एक तो राजेश खन्ना बिज़ी बहुत थे, बहुत सारी फिल्में, दिन कहीं रात कहीं, कभी एक शूटिंग दूसरी शूटिंग, सेटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, फिर उनके अपने पार्टी चल रही हैं, दोस्तों के साथ महफिलें चल रही हैं, तो तभी कभी कभी बिना मिले वापस आना पड़ता था। लेकिन आखिरी दिनों में जब वो अकेला पड़ा महसूस करते थे, उन्होंने कभी मिलने से ना नहीं किया। लेकिन जब बीमारी ने उन्हें घेर लिया तो डॉक्टर्स की सलाह पे मिलने वालों की जो कुछ पाबंदियां लगाई गई, लेकिन उस समय भी मैं एक बार जाके उनको मिल आया था, अपना असल सुख इस्तेमाल करके। और उनकी डेथ के टाइम पे मैं P7 न्यूज़ चैनल एक हुआ करती थी, हिंदी की नेशनल न्यूज़ चैनल थी, उसमें काम किया करता था। वो सब मंजर देखा, बहुत पुरानी यादें आई, गला भी भरा, आंखें भी नम हुई। लेकिन उस शख्स का कभी मैंने रोता हुआ चेहरा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जितने दुख तकलीफ से राजेश खन्ना निकला, कोई और आदमी होता तो कभी का मर गया होता, लेकिन उस आदमी ने अपने हालात से कभी, मजबूरियों से कभी समझौता नहीं किया। वही हंसता हुआ चेहरा, वही छोटे छोटे काम करने, वही प्यार से मिलना, कभी टेलीफोन इग्नोर नहीं किया। आप हैरान होंगे, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तब भी जब पीए फ़ोन उठाता था, बहुत बड़ा ऑफिस था, स्टाफ था, बैंड्रा वेस्ट में जो लिंकिंग रोड पे उनका ऑफिस हुआ करता था, मेन रोड के ऊपर, उसका टॉप के दोनों फ्लोर राजेश खन्ना के पास हुआ करते थे। फ्लैट थे, 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग थी शायद, नीचे कुछ और लोग रहते थे। और उसके साथ ही कार के ज्वेलर्स की दुकान हुआ करती, जो राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे। और अक्रॉस द रोड कॉर्नर पे एक बंगला हुआ करता था, नाडियाड वाला बेंगलो, जिसमें फिरोज नाडियाड वाला और उनकी पूरी फैमिली, वहाँ पे उनका ऑफिस हुआ करता था। उसी ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बड़े हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी, उर्दू के बहुत अच्छे राइटर भी थे, बहुत बड़ी फिगर थे, उनका घर हुआ करता था। साथ में उनका बेटा नरेंद्र बेदी, जिसके बहुत बड़ी फिल्में बनाई उसने, सुपरहिट फिल्में बनाई। खोटे सिक्के में से एक थी शायद, अगर मुझे याद हो तो। वो उस फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, बहुत बड़ा बेंगलो था, और फर्स्ट फ्लोर भी उतना ही था जितना ग्राउंड फ्लोर था। तो वहीं पे बेदी साहब का ऑफिस हुआ करता था, साथ में उनका रहने का, और उसके आधे पोर्शन में सामने वाले में नरेंद्र बेदी और उसकी फैमिली रहा करती थी। तो राजेश खन्ना के ऑफिस से, जो बाद में उसका घर भी बन गया था, जब आशीर्वाद को इनकम टैक्स ने सील कर दिया था, वहाँ पे रहने की पाबंदी थी, क्योंकि इनकम टैक्स का केस बहुत सालों तक चला। मुंबई में केस चलते चलते अपीलेट तक पहुंचा, फिर दिल्ली तक गया, ट्रिब्यूनल तक गया, फिर वापस आया, फिर गया, नई नई डिमांड इनकम टैक्स खड़ी करते थे। लेकिन वो बहुत बुरा दौर था जो राजेश खन्ना ने देखा। हमारा एक एपिसोड आपने देखा होगा, 19 नंबर, जिसका सीरियल नंबर है, उसमें जो बुरे दौर के जो, उसका शायद हेडिंग भी कुछ ऐसा ही था, बुरे दौर का सुपरस्टार, लेकिन माथे पे कभी शिकन नहीं आती थी। वो छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको याद करवा दूं। मैं और मेरे एक मित्र जो पंजाब के सीनियर सिविल सर्वेंट थे, वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई आए थे, उन्होंने राजेश खन्ना को मिलने की इच्छा जताई। तो मैंने फ़ोन किया, जैसे आपको बता रहा था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। उनका जब पीए भी फ़ोन उठाता था, उसने कभी मुझे मना नहीं किया कि राजेश खन्ना जी बिज़ी हैं, या मीटिंग में हैं, या कुछ है। इमीडिएटली मेरी बात इंटरकॉम पे करवाते थे। और जब वो दिन आए, जब ऑफिस में, घर में कोई सेक्रेटरी नहीं होता था, तो राजेश खन्ना खुद फ़ोन उठाया करते थे और इमीडिएटली आवाज़ पहचानते थे। मुझे
कभी इन्होंने बलजीत परमार नहीं बोला, मुझे हमेशा भरा जी बोलते थे। भरा जी एग्जैक्टली अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन बताओ तो, हाँ भरा बोलो, हाँ भरा जी बोलो, इस तरीके से। और मैंने उनको कभी काका जी ज़िंदगी में नहीं बोला, मैं खन्ना साहब ही बोला करता। राजेश खन्ना भी नहीं। कभी उनके फ़ोन करना पीए को, सेक्रेटरी को, हमेशा पूछना खन्ना साहब घर पे हैं, फ्री हैं तो बात करवा दो, तो इमिडिएटली बात करवा देते। तो लकीली कुछ हुआ ऐसे कि काफ़ी साल उनका सेक्रेटरी का मैनेजर जो रहा सिद्धार्थ आनंद, जिसको आचा आनंद भी कहते थे, वो बेसिकली चेतनानंद जो फैमिली है, देवानंद, चेतनानंद, गोल्डी आनंद, इनका भांजा था, वो बहन का बेटा था। लेकिन अपने मामा का गोद साथ में लगा लेता था आनंद। और उसके साथ भी हमारे बहुत क्लोज के रिलेशन थे, फैमिली फ्रेंड था वो भी। उसने लव मैरिज की थी एक सरदार फैमिली में, वो चावला फैमिली थी पाली हिल की। वो चावला ब्रदर्स जो थे 3-4 भाई, वो सब बड़े अच्छे दोस्त थे। उनकी बेटी के साथ आचा आनंद की शादी हुई थी। तो काफ़ी सारे क्लोज किस्म के रिश्ते थे जो हमें साथ में मिलाते जलाते रहे। राजेश खन्ना से भी मेरी सबसे पहली मुलाकात जो थी वो चेतन आनंद साहब के घर पे ही हुई थी, उनके जुहू वाले शैक पे। और वहीं पे काफ़ी परीक्षासानी से वही मुलाकात हुई। विनोद खन्ना से चेतन साहब के घर पे मुलाकात हुई। और राजकुमार साहब जानी, उनके बारे में मैंने एक सीरीज भी बनाया, अभी याद नहीं कि हिंदी में था कि पंजाबी वाली चैनल के लिए बनाया था मैंने। तो ये सब लोग मुझे उस समय मिले थे जब मैं हिमालय फिल्म्स में काम किया करता था, चेतन आनंद साहब की प्रोडक्शन कंपनी में। टूटे खिलौने उनके बेटे ने फिल्म बनाई थी, कुंकी नंद ने, उसका पूरा प्रोडक्शन मैंने देखा था, मैंने और लाभ सिंह ने। ये गुरुबचन हमारे साथ हुआ करते थे, पूरी टीम थी हमारी। और लकीली हम सब लोग चंडीगढ़ के ही थे। लाभ सिंह भी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के पढ़े, गुरबचन मेरा क्लास फेलो था, वो तो मेरे छोड़ने के बाद भी बहुत साल। और उसके साथ जो मोहन सिंह वहाँ पे रहा चेतन साहब के साथ, वो भी हमारा चंडीगढ़ का था। उसके बाद इकबाल चाना, उसने जो परमवीर चक्र जो सीरीज चेतन साहब ने बनाई थी, वो सारी इकबाल चाना, वो भी हमारा मित्र। तो कुछ ऐसे रहा दौर कि हमारे सर्कल के लोग ही चेतन साहब और देवानंद, अवकेतन और गोल्डी साहब, ये तीनों भाइयों की बहुत बनती थी आपस में। खैर, तो चेतन साहब ने मुझे राजेश खन्ना से मिलाया था। पता नहीं मेरे बारे में क्या बोल दिया उन्होंने, क्या राजेश खन्ना के कान में कहा। सारी उम्र राजेश खन्ना ने मेरी उसी तरह मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, जैसे चेतन साहब दिया करते थे, या देवानंद साहब या गोल्डी आनंद दिया करते थे। करते करते विनोद खन्ना से थोड़ी दूरियां बढ़ी, क्योंकि वो बाद में पूना आश्रम चले गए, आचार्य रजनीश के चेले बन गए। उनके साथ कुंकी जो चेतन साहब का बेटा था, वो भी आचार्य रजनीश का भक्त बन गया। परवीन बॉबी चली गई, वो भी उनकी भक्त बन गई जाके। बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाके, सूरज सनीम हमारे एक मित्र हुआ करते थे, राइटर थे बहुत बड़े, वो भी चंडीगढ़ के थे, वो भी चले गए, उनके साथ मिल गए रजनीश के साथ। तो काफ़ी ग्रुप हमारा टूट गया। लेकिन राजेश खन्ना के साथ कभी दूरियां नहीं बनी। हम भले 1 महीने के बाद मिले, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत एक जिसको शिद्दत कहते हैं, ईमानदारी से मिलते थे। और सबसे ज़्यादा हमारी नज़दीकियां तब बढ़ी जब फिल्म इंडस्ट्री की एक 42 दिन लंबी स्ट्राइक चली। हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री 42 दिन बंद थी। और उसका पूरा जो पब्लिसिटी का जो काम था, वो फिल्म इंडस्ट्री ने उसका जिम्मा राजेश खन्ना को दिया था। 3 मेंबर्स की कमेटी बनी थी, जिसमें राजेश खन्ना, 4 थे शायद, राजेश खन्ना चेयरमैन थे उस पब्लिसिटी प्रेस कमेटी के। अमजद खान उसके मेंबर थे। तीसरे एक और थे, डब्बू रणधीर कपूर, राजपुर के बेटे। ये 3, और एक पत्रकार थे, अभी भी हैं वो, उन्होंने बाद में एक अखबार भी निकाला था, वो नवकेतन के मैनेजर भी रहे काफ़ी देर, देवानंद साहब के। उनका भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी शायद उस कमेटी में थे, लेकिन बाद में नहीं आए वो। तो आप देखिए 42 दिन रोज़ हमारी, आधा दिन हम साथ में रहते थे।
और पूरी आगे मीडिया की जिम्मेदारी राजेश खन्ना और अमजद खान ने मुझे दे रखी थी कि बलजीत भाई आप सूरत संभालिए, हमें तो इतना पता नहीं। तो जितने लोगों की इंटरव्यू करनी होती थी, कभी राजेश खन्ना की या अमजद खान की, वो मैं अरेंज करवा के दिया करता था। इंटरनेशनल प्रेस बहुत आई हुई थी, BBC, जर्मन वन, स्टार मैगजीन, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, मॉरिशियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये सब लोगों के पत्रकार मुंबई आए हुए थे। उनके सबसे मुलाकात करवानी करना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे राजेश खन्ना ने दे रखी थी। फिर रोज़ शाम को बैठ के उस दिन की गतिविधियों का एक प्रेस नोट इशू करते थे, जो पूरे मीडिया को भेजा जाता था साइक्लोस्टाइल करवा के। तो उसकी एक कॉपी प्रेस क्लब भेजते थे और बाकी की सब न्यूज़पेपर जो बड़े बड़े हुआ करते थे उनमें भेजी जाती थी। यार इस तरह से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। और जब मैंने आपको किस्सा सुनाया था, शायद एक बार इलेक्शन लड़ने की कोशिश की थी कॉरपोरेशन की, जो मेरे एडिटर ने, मेरे न्यूज़पेपर ने मुझे बोला था आप लड़ो और इसमें देखो कि इलेक्शन के अंदर चक्कर क्या क्या चलते हैं, किस तरीके से धर्म का, पैसे का, जात का, पात का, मंदिर का, गुरुद्वारे का, झोपड़पट्टी का, खाने पीने का इशू कैसे बनता है। तो जब तक आप उस कुएं में नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा पानी की गहराई कितनी है। तो वहाँ पे मेरे वो जो छोटे मोटे बोर्ड लगे हुए थे, कोलीवाड़ा के इलाका से मैं इलेक्शन लड़ा था, कोलीवाड़ा, सरदार नगर और उसके साथ के लगते इलाके पंजाबी डोमिनेटेड एरिया था। थोड़ी सी वहाँ पे जो नौकरी थी वो महाराष्ट्र लोगों की भी थी, सब दोस्त थे अपने। और मैंने कोई जीतना वीतना का तो मतलब नहीं था, मैं तो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, अंदर से देख रहा था क्या हो रहा है। वो चौराहे पे, कोलीवाड़ा चौराहे पे मेरा एक कपड़े का बोर्ड लगा हुआ था, बलजीत परमार आज़ाद उम्मीदवार, चोन निशान जो मेरा था इलेक्शन सिंबल वो कलम दवात था। तो मैं राइटर था, पत्रकार था, तो कलम दवात मुझे सिंबल मिला हुआ था। एक छोटा सा मेरे दोस्तों ने गाना भी बनाया था, वो रिकॉर्ड करके एक जीप पे लगा के सारा दिन घूमते रहते थे इलाके में। वो जिंगल बनाया हुआ था, जैसे रेडियो की ऐड होती है, आया बलजीत परमार लेके आया कलम दवात, ऐसा कुछ था वो। खैर, तो वहीं पे एक छोटा सा मैदान था जहाँ पे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हुआ करती थी। तो इलेक्शन शुरू होने के जो प्रचार शुरू हुआ, तो उसके बाद जो एक संडे आया तो कांग्रेस के कैंडिडेट सरदार हरबंस सिंह थे, जो हज़ारा होटल के मालिक थे, बहुत पुराने कांग्रेसी थे। उन्होंने राजेश खन्ना को बुला लिया अपना प्रचार करने के लिए। और जैसे ही राजेश खन्ना माइक लेके खड़े हुए तो सामने लगा हुआ दूसरी तरफ उनको मेरा बोर्ड नज़र आ गया, बलजीत परमार की जो फोटो छपी हुई थी, नाम लिखा हुआ था। अचानक उनकी निगाह पड़ गई और उन्होंने एक्सटम्पोर, अब देखिए दोस्ती का लेवल क्या होता है, एक दूसरे की इज्जत कैसे करते हैं। मैं भी कॉर्नर में खड़ा था दूसरी तरफ छिप के, मैं भी सुन रहा था राजेश खन्ना क्या बोल रहे हैं। पूरे 5-6 हज़ार लोग साइन कोलीवाड़े के सब बैठे वहाँ सुन रहे हैं। राजेश खन्ना ने तस्वीर देख के बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ आने के पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा बचपन का दोस्त बलजीत परमार यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। उसको इलेक्शन लड़नी थी, मैं किसी बड़ी पार्टी का टिकट ले देता, इंडिपेंडेंट भी खड़ा हुआ तो मैं उसकी मदद करता। मेरी बहुत नाराज़गी है, मेरा छोटे भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन आज मैं पहली बार उनसे नाराज़ हुआ कि मुझे बिना बताए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सब लोगों से मेरी अपील है कि बलजीत परमार बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, और आप वोट अच्छे आदमी को डालिए। और इतना भाषण दे के उतर गए स्टेज से। अब कांग्रेस के कैंडिडेट की शक्ल देखने वाली थी। जो आदमी राजेश खन्ना को लाया था उसका प्रचार करने के लिए, वही राजेश खन्ना 1.5-2 मिनट में मेरा प्रचार करके चले गए। मैंने उनको वहाँ उस भीड़ में मिलना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि सब कांग्रेसी वर्कर थे, दूसरे थे। कई लोगों को शायद ये लगता कि इनकी पहले कोई साठगांठ होगी या आपस में पहले बातचीत हुई होगी, लेकिन ये ऊपर वाला जानता है कि मैंने उनको बिल्कुल नहीं बताया था कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हाँ, अगर मैं
एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन की तरह इलेक्शन लड़ता तो ज़रूर सब दोस्तों को बताता। मैंने तो अपने अखबार के मालिक और एडिटर के कहने पे ये पंगा ले रहा था। वो जीतने हारने का तो कोई मतलब ही नहीं था। मैं तो जो देखना चाहता था वो देख रहा था। वो क्या देखा वो बाद में मैंने 3-4 आर्टिकल लिख के सब बताया भी था। तो उसके बाद आखिरी बात आपको बता दूँ, वो सख्त की बुरे दिनों में जब मेरे दोस्त, मैंने आपसे बात कर रहा था, पंजाब से आए सिविल सर्वेंट, उनके घर पे गए, कोई घर पे नौकर नहीं था, कोई चाकर नहीं था। राजेश खन्ना ने खुद दरवाज़ा खोला, बड़े प्यार से मैं, मेरा दोस्त, उनकी पत्नी और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, बेटा और बेटी, उनको बैठाया और मुझे बोले, बलजीत आप इनका ख्याल रखो भरा जी, मैं थोड़ा सामान लेके आता हूँ। राजेश खन्ना खुद अपने घर से लिफ्ट नीचे उतरे। मैं खिड़की में से देख रहा हूँ, एक मारुति 800 गाड़ी थी उनके पास, खादी का कुर्ता पजामा सफ़ेद कलर का पहना हुआ। वो गए और थोड़ी देर के बाद 2-3 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स, कोका कोला, लिम्का, पेप्सी वगैरह, साथ में वेफर्स और कुछ समोसे लेके आए। और वो हमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के साथ, क्योंकि किचन में शायद चाय वाय बनाना उनको अच्छा नहीं लगता था, ये कोल्ड ड्रिंक से उन्होंने हमारी सेवा की। 1 घंटा हमसे बातें की, बच्चों के साथ हालचाल पूछा और फिर नीचे तक हमें छोड़ने आए। हमारी गाड़ी तक, जो मेरा ड्राइवर गाड़ी नीचे खड़ी थी, वहाँ तक वो छोड़ के, हमारे दरवाजे बंद करके, बच्चों को बाय बाय टाटा कह के, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करके फिर वापस गए। इतनी हलीमी मैंने बहुत कम लोगों ने देखी है। वो आदमी जो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता था, दोस्तों के लिए इतना बड़ा दिल रखता था, वो देखना ही बनता है, शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये थे राजेश खन्ना के किस्से। कल उनका जन्मदिन था। मुझे अफसोस है कि कुछ कारणों से मैं कल बात नहीं कर सका, लेकिन आज बड़े भरे हुए मन से उस मित्र को याद किया। आने वाले दिनों में फिर इसी तरह के किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।